हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल में। देखिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्सर्जन तंत्र, यानी जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है। और दोस्तों इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि उत्सर्जन कहते किसे हैं या उत्सर्जन होता क्या है। देखिए दोस्तों, उत्सर्जन होता है हमारे शरीर में जैसे हम भोजन प्राप्त करने एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम भोजन लेते हैं, तो भोजन का हमारे शरीर में क्या होता है। हमारे शरीर में देखो, सीधे भोजन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। भोजन का क्या कहता है, पाचन होता है। तो पाचन होता है तो हमारे शरीर में क्या है, जितनी हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें होगी, आवश्यक वस्तुएं होगी, वो हमारे शरीर के द्वारा क्या होगी, अब्जॉर्ब कर ली जाएगी या अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये जो अनावश्यक चीज़ें हैं, हैं वो हमारे शरीर के द्वारा क्या होगी, त्याग दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में देखो उत्सर्जन होता है, वो होता है अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना, यानी टू गिव अप द एक्सक्रीटरी। देखो, अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना होता है, वो होता है हमारा उत्सर्जन होता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों का गिव अप करना वो हमारा उत्सर्जन कहलाता है। और देखो हमारे शरीर में कौन से पदार्थों का हम उत्सर्जन करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या करते हैं हम, हमारे शरीर से क्या है, उत्सर्जित करते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का। यानी हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो होंगे नाइट्रोजन युक्त होंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें होते हैं, देखो अमोनिया होता है, यूरिया होती है और यूरिक अम्ल और एक क्रिटेनिन भी होता है। क्रिटेनिन यानी ये 4 प्रकार के, एक क्रिटेनिन भी लिख लेते हैं, जैसे क्रिटेनिन। ये सभी क्या हो गए, हमारे शरीर में क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होंगे। इनका हमारे शरीर के द्वारा क्या हुआ, त्याग दिया जाता है, या हमारे शरीर के द्वारा इनको त्याग दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। यदि यूरिया की बात करें तो NH2CO NH2। अब दोस्तों इनमें क्या है, देखो नाइट्रोजन की मात्रा आ रही है ना, तो हमारे जो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। उनका हमारे शरीर में क्या होता है, कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए इनका क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का हमारे शरीर के द्वारा त्याग दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करें कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग, की बात करें तो वो होता है दोस्तों, हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग होता है हमारा किडनी, या जिसको वृक्क भी बोला जाता है। यानी यदि बात करें हमारा शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो वो है किडनी, यानी जिसको वृक्क भी बोला जाता है। और देखो किडनी का काम क्या है, किडनी क्या करती है, एक तो देखो रक्त का शुद्धिकरण करती है, और देखो अब उत्सर्जी अंग है तो हमें तो ये पढ़ना है कि यह किडनी उत्सर्जन किसका करती है। तो किडनी उत्सर्जन करती है मूत्र का, यानी जिसको यूरिन भी बोला जाता है। यानी किडनी किसका उत्सर्जन करेगी, मूत्र का, यानी यूरिन का उत्सर्जन करेगी। और अब अन्य उत्सर्जी अंगों की बात करें, तो और भी अंग होते हैं। उनमें देखो एक होता है त्वचा, यानी स्किन, यानी हमारी त्वचा भी वो भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। अब उत्सर्जी अंग है तो इसमें देखते हैं कि उत्सर्जन करता किसका, या किसका उत्सर्जन करती है, हमारी स्किन। तो देखिए दोस्तों, हमारी स्किन करती है वो पसीना, या जिसको स्वेट भी बोला जाता है, यानी हमारे पसीने का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। और देखो पसीने में क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपाउंड होते हैं, एक तो NaCl और प्लस होता है ऑयली कंपाउंड। क्या होते हैं, एक तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट यानी
सोडियम क्लोराइड नमक होता है, और ऑयली क्या होती है, कुछ तेलीय पदार्थ, कुछ तेलीय पदार्थ होते हैं। यानी कुछ अनसेल और कुछ तेलीय पदार्थ है हमारी स्किन के द्वारा क्या होता है, इनका त्याग दिया जाता है या उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पहला उत्सर्जन अंग था त्वचा, यानी पहला तो किडनी था, दूसरा हमारा हो गया स्किन हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया हमारा लंग्स। लंग्स यानी जिसको फेफड़े बोला जाता है, फेफड़े। फेफड़ा भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देखो फेफड़ा उत्सर्जी अंग कैसे है, फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर लाता है। यानी हमारे शरीर से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है, ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे क्या होता है, नाक के द्वारा क्या होता है, नाक में दो प्रकार की क्रिया होते हैं, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल में क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, और एक्सहेल में क्या होता है, एक्सहेल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के द्वारा क्या होता है, गिव अप कर दिया जाता है। तो हमारा फेफड़ा भी क्या हो गया, फेफड़ा क्या होगा, ये भी क्या हो गया, एक उत्सर्जी अंग हो गया। और यदि दोस्तों बात करें तो देखो हमारे शरीर में एक और उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे देखो पाचन क्रिया में होता है, पाचन तंत्र में होता है लीवर, पाचन तंत्र में होता है लीवर। बात करें लीवर, या इसको बोला जाता है हिंदी में यकृत, या जिसको जिगर भी बोला जाता है। यानी पाचन तंत्र में कौन सा अंग आता है, पाचन तंत्र में आता है लीवर या जिगर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि लीवर किसका करता है, लीवर देखो दो प्रकार के वर्णक निकालता है। कौन कौन से निकालते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। क्या करता है, लीवर दो प्रकार के वर्णक निकालता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे मल का रंग है वो पीला किस कारण हो जाता है। तो हमारे मल का पीला रंग होने का कारण यही है, यही वर्णक है, यानी जिसको पिगमेंट भी बोला जाता है, पिगमेंट। या इन्हीं वर्णकों के कारण क्या होता है, हमारे मल का रंग है वो पीला हो जाता है। मल का रंग पीला किसके कारण होता है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण। यानी बिलीरुबिन क्या होता है, जो ये पीला रंग प्रदान करने के लिए एक वर्णक है। और यदि बात करें दोस्तों, यदि बिलीरुबिन हमारे लीवर या यकृत से क्या ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ज़्यादा स्रावित हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हमें पीलिया रोग या जॉन्डिस रोग भी हो जाता है। यदि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीलिया रोग में किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, पीलिया रोग में किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिलीरुबिन। यानी बिलीरुबिन की मात्रा है वो पीलिया रोग में मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि बात करें दोस्तों हमारे मूत्र का पीला रंग, तो वो भी क्या किसके कारण होता है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण हो जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें, देखो ये भी मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे मल में गंध किसके कारण होती है। ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट बन सकता है। तो बात बताइए कि मल में गंध किसके कारण होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे मल में गंध होती है, वो होती है, देखो दो प्रकार के वर्णक होते हैं, वो होती है इंडोल एंड स्केटोल। इंडोल और स्केटोल दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे क्या होता है, हमारे मल में क्या होती है, गंध होती है हमारे गंध में। अब देखो दोस्तों, एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर फ्रेश यूरिन में, यानी एक जब हम ताज़ा मूत्र करते हैं तो उसमें है वो किसके कारण गंध आती है, तो वो किसके कारण आती है, वो आती है यूरिया के कारण, है ना। और ये हमने दोस्तों इसमें देख लिया कि हमारा मुख्य उत्सर्जन हो गया, वो हो गया किडनी या वक्र जिसको बोलते हैं। अब देखो किडनी या वक्र, ये हमारा क्या है, शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये क्या करता है, रक्त का प्यूरिफिकेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है। प्यूरिफिकेशन कौन करते हैं, हमारे फेफड़े करते हैं, प्यूरिफिकेशन फेफड़े करते हैं। अब बात हुई उत्सर्जी अंगों की, तो उत्सर्जी अंगों में कौन कौन से है, पहला है त्वचा। तो त्वचा किसका उत्सर्जन करती है, त्वचा करती है पसीने का उत्सर्जन करती है। और अगर बात करें फेफड़ों की, तो फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। और आगे बात करें तो हमारे एलिमेंट्री कैनल या आहारनाल का भाग है जो है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में एक लीवर पाया जाता है, जिसको हम उत्सर्जी अंग के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लीवर है
दो प्रकार के पिगमेंट या दो प्रकार के वर्णक रिलीज करता है या स्रावित करता है, जिनको कहा जाता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इन्हीं के कारण क्या होता है, हमारे मल का रंग है पीला हो जाता है, और पीलिया रोग में है बिलीरुबिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे देखते हैं कि देखो हम है जो मूत्र उत्सर्जन करते हैं, तो हमारे मूत्र के रूप में हम किसका उत्सर्जन करते हैं, तो हम क्या करते हैं मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का करते हैं। लेकिन देखते हैं कि किस किस प्रकार के है जीव जंतु पाए जाते हैं जो किस किस प्रकार का जो यौगिक है उनका उत्सर्जित करते हैं। तो आगे देखिए यौगिकों के रूप में उत्सर्जन। अब देखिए ये हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा अमोनोटेलिक। ये एक इंग्लिश का वर्ड है अमोनोटेलिक, यानी अमोनोटेलिक उन जीवों को कहा जाता है जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का त्याग करते हैं। देखिए अमोनोटेलिक वो जीव जंतु है जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का त्याग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, अमोनिया का जिसका सूत्र होता है NH3, यानी अमोनिया का त्याग करते हैं, वो क्या कहलाता है, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अगर देखिए दोस्तों अमोनोटेलिक, तो अमोनोटेलिक की बात करें तो ये क्या होते हैं, सबसे अधिक विषैले होते हैं, यानी सबसे अधिक विषैले जो ये उत्सर्जित करते हैं, तो वो उत्सर्जित करने वाला यौगिक है वो सबसे विषैला होता है, यानी इसका यौगिक है वो सबसे विषैला होता है, सबसे अधिक विषैला या टॉक्सिक होता है, यानी इसका कंपाउंड है यौगिक है अमोनोटेलिक, वो सबसे अधिक क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अब दोस्तों बात करें, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, एग्जांपल से समझेंगे तो हम एकदम इजी से याद रख पाएंगे इसे। देखिए आप हमारे पास क्या है, दो बर्तन है। देखिए एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। देखो एक बर्तन में हमने क्या है, खाना पकाया, यानी जो हमारे पास ये खाना पकाया, इसमें ये बर्तन है, इनमें क्या है, हमने खाना पकाया। तो खाना पकाएंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो खाना पकाएंगे तो हमें क्या होगी, इसे ज़्यादा टाइम तक हीट देनी होगी। ज़्यादा टाइम तक हीट देंगे तो हमारा खाना क्या है, इनमें अंदर है क्या है, चारों तरफ जम जाएगा और मतलब ज़्यादा गंदा हो जाएगा। देखो दोस्तों हम खाना वगैरह बनाते हैं तो एक तो देखो जिस पात्र में बनाते हैं वो ज़्यादा गंदा होता है, और एक जिस पात्र में हम खाते हैं, जैसे आप थाली है तो थाली क्या है जो कम गंदी होती है, यानी इसको धोने के लिए क्या है कम। अब देखो एक तो ये है, इसमें क्या है थोड़ा बहुत चिपका है, तो इसको हम क्या है कम पानी से धो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इस पात्र में चारों तरफ यहाँ तक लगा हुआ है, तो इसको धोने में क्या होगा, पानी की अधिक मात्रा होगी। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा गंदा है तो धोने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। ये क्या कम गंदा है तो इसे धोने के लिए क्या होगी, कम पानी की आवश्यकता होगी। देखिए इसी प्रकार से इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, सबसे अधिक टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा विषैला है, तो इसे क्या है उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए यानी उत्सर्जन करने के लिए इसको क्या होगी, अधिक पानी की आवश्यकता होगी। देखिए अब देखो हमारा क्या होता है, ये बर्तन क्या था, ज़्यादा गंदा था तो हमें क्या होगी, इसको धोने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से कि ये क्या है, ज़्यादा विषैला है तो इनको क्या होगी, उत्सर्जन करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। अब देखिए दोस्तों, आप देखिए कि ऐसे जीव कहाँ रहते हैं जिनके पास पानी की अधिक मात्रा होती है, जिनके पास पानी की अत्यधिक मात्रा होती है। तो देखिए बात करते हैं हम समुद्री जीवों की। देखिए इनका एग्जाम्पल हो जाएगा समुद्री जीव। अब देखिए दोस्तों समुद्री जीव में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु होते हैं, तो उनके पास क्या होगा, पानी की अत्यधिक मात्रा होती है, तो उनको क्या होता है, उत्सर्जित करने के लिए भी पानी की अधिक मात्रा होती है। यानी जो उत्सर्जन करते हैं उनके लिए अधिक मात्रा पानी होगा, तभी वो क्या होगा, उत्सर्जन कर पाएंगे। और ये हो गए समुद्री जीव, जिसमें आते हैं जैसे मछली और समुद्री जीव, और इसमें और प्रकार जैसे जो पानी में जीव जंतु रहते हैं तो वो किसका त्याग करते हैं,
वो त्याग करते हैं अमोनोटेलिक, यानी अमोनोटेलिक कहलाते हैं, वो अमोनिया का त्याग करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है वो हो गया, कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब अगला देखिए दोस्तों, पहला अमोनोटेलिक हो गया, दूसरा हो जाएगा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, अब यूरियोटेलिक किससे कहा जाता है? यूरियोटेलिक दोस्तों वो उसमें वो जीव आते हैं, यूरियोटेलिक में वो जीव आते हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक में कौन से आएंगे? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक में जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब यूरिया का उत्सर्जन करने वाले कौन से जीव जंतु होते हैं? तो देखो वो होते हैं मैमल्स, मैमल्स या जिनको बोला जाता है स्तनपाई जंतु। स्तनपाई यानी जिसमें मनुष्य आते हैं, तो वो किसका उत्सर्जन करते हैं? वो करते हैं यूरियोटेलिक में आते हैं, वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी उत्सर्जन के रूप में किसका करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और दूसरा, पहला हो गया हमारा मोनोटेलिक, दूसरा हो गया यूरियोटेलिक, यानी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और जिसमें हम जैसे मनुष्य और स्तनपाई जंतु है वो इसमें आते हैं। और तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों हमारा, तीसरा होगा यूरिकोटेलिक। देखो यूरिकोटेलिक में दोस्तों वो जीव जंतु आते हैं, यूरिकोटेलिक में वो आते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये किसका उत्सर्जन करेंगे? ये करेंगे यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। यूरिकोटेलिक होंगे, यूरिकोटेलिक होंगे, यूरियोटेलिक तो होंगे जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक होंगे जो यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। अब देखो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, ये देखो सबसे कम टॉक्सिक होते हैं, सबसे कम विषैले होते हैं, यानी ये यौगिक है वो सबसे कम विषैले होते हैं। देखो हमने देखा था कि इस बर्तन को धोने के लिए क्या होगी? कम पानी की आवश्यकता होगी। जो इनको क्या हो देंगे? इनको अपना उत्सर्जन त्यागने के लिए क्या होगी? कम पानी की आवश्यकता होगी। और कम पानी की आवश्यकता होगी, कम पानी किसको मिलता है? देखिए इसमें आए जाएंगे हमारे पक्षी, शुतुरमुर्ग, ये क्या होंगे? ये इसमें आ जाएंगे। यूरिकोटेलिक यानी जो पक्षी वगैरह है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो वो करते हैं यूरिक एसिड का। देखिए दोस्तों हमने ये देखा था कि उत्सर्जन करने वाले प्राणी किस प्रकार के यौगिकों का उत्सर्जन करते हैं। तो पहला हमारा था अमोनोटेलिक। जो अमोनोटेलिक में वो जीव आते हैं जो करते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या होते हैं? सबसे अधिक टॉक्सिक होते हैं, सबसे ज़्यादा विषैले होते हैं। और इनमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं जो पानी में रहते हैं, जो सरीसृप यानी जिसको रेप्टाइल बोला जाता है, रेप्टाइल स्पीसीज़ है और फिश स्पीसीज़ है। तो ये सारी क्या होगी? इसमें आ जाएगी, यानी अमोनोटेलिक में। और सेकंड हमारा पॉइंट था कि यूरियोटेलिक में जैसे वो जीव जंतु आएंगे जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया कंपाउंड को त्याग करते हैं। और जिसमें हमारे आ जाएंगे स्तनपाई और मनुष्य वगैरह, ये इसमें आ जाएंगे। और अगला हमारा था यूरिकोटेलिक, यानी जो यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन के रूप में त्याग करें। और जिसमें आ जाएंगे जो ये हमारे क्या होंगे? सबसे कम टॉक्सिक होंगे, सबसे कम विषैले होते हैं। और इनमें आ जाएंगे हमारे पक्षी या शुतुरमुर्ग वगैरह, बर्ड, और जिसको शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी बोल सकते हैं। तो ये सभी ये किस में आएंगे? हमारे यूरिकोटेलिक में। अगर दोस्तों बात करें, देखो एक तो बात करें जैसे बिच्छू की बात करें, तो दोस्तों ये किसका कार्य करता है? बिच्छू और एक मकड़ी। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि बिच्छू और मकड़ी है वो उत्सर्जन के रूप में किसका त्याग करते हैं? तो मकड़ी और बिच्छू उत्सर्जन के रूप में करते हैं गवानीन का उत्सर्जन करते हैं, गवानीन पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। देखो यह ज़्यादा ऊपर लिख दिया, चलो ठीक है। देखो हमने लिखा था बिच्छू और मकड़ी,
बिच्छू और मकड़ी है वो उत्सर्जन के रूप में किन का त्याग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों गवानिन का, गवानिन का। आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिच्छू और मकड़ी उत्सर्जन के रूप में किस यौगिक का त्याग करते हैं? तो कि आप क्या बताओगे? आप बताओगे गोवानोटेलिक, यानी जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं तो वो किस में आएंगे? गोवानोटेलिक में आएंगे। और आगे देखिए दोस्तों, जो मकड़ी और बिच्छू क्या हो गए वो किस वर्ग में आएंगे? वो आएंगे गोवानोटेलिक में। और दोस्तों अब क्या करेंगे हम, हमारा मुख्य उत्सर्जक अंग क्या था? किडनी था। तो किडनी के बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारी ये है मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग यानी हमारी किडनी या वृक्क का आप चित्र देख रहे हैं भली भांति। तो चित्र ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी आप देखो समझ लीजिए। देखो ये होता है हमारी, देखो पहले ये होती है हमारी मूत्र वाहिका, यानी जिसको बोला जाता है यूरेटर डक्ट। और यदि बात करें ये हमारा होता है मूत्राशय, मूत्राशय को बोला जाता है, वो बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है मूत्राशय को। और अगर दोस्तों बात करें, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट आता है कि हमारी किडनी का या वक्र का परिधीय भाग को क्या कहा जाता है? तो हमारी परिधीय भाग को, हमारी किडनी के परिधीय भाग को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बनता है। तो हमारी किडनी के परिधीय भाग को कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कॉर्टेक्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किडनी के परिधीय भाग को क्या कहा जाता है? तो किडनी के परिधीय भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स कहा जाता है, किडनी के परिधीय भाग को। अगर आपको पूछ लिया जाए दोस्तों किडनी के मध्य भाग को, तो मध्य भाग को कहा जाता है, वो कहा जाता है मेडुला। अब देखो दोस्तों यदि बात करें मेडुला ऑब्लंगेटा, तो मेडुला ऑब्लंगेटा किस में आता है? मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, वो आता है हमारे मस्तिष्क के, हमारे मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लंगेटा। लेकिन यह क्या है? यह है मेडुला। तो हमारे किडनी का मध्य भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेडुला, मध्य भाग मेडुला कहा जाता है। अगर दोस्तों बात करें कि हमारी मूत्रवाहिका जो हमारी किडनी से जहाँ से अंदर से जुड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है? हाइलम। और अगर दोस्तों बात करें तो देखो किडनी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। तो देखो हमारे शरीर में किडनी कितनी होती है? किडनी होती है वो पाई जाती है एक पैर या एक जोड़ी पाई जाती है किडनी। देखो एक जोड़ी हो गई, एक ये हो गई, एक इधर हो गई। देखो किडनी वैसे दो होती है, लेकिन क्या एक पैर होती है, यानी एक जोड़ा होता है। और ये हमारी होगी दोस्तों राइट किडनी, ये हो गई राइट किडनी, राइट हो गई, जिसमें हो गई दाईं, राइट यानी दाईं किडनी। और ये हो गई हमारी लेफ्ट किडनी है, जिसको बोला जाता है बाईं किडनी। यानी दो प्रकार की किडनी होती है, एक होती है राइट किडनी और एक होती है लेफ्ट किडनी। यानी दो प्रकार की किडनियाँ वो हमारे शरीर में पाई जाती है। और आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारी किडनी के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि किडनी के चारों ओर आवरण या जो झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? उस झिल्ली को कहा जाता है दोस्तों पेरिटोनियम मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। यानी हमारी किडनी के चारों ओर जो पाई जाती है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। और अगर दोस्तों बात करें देखो हमारी ये है, वहाँ से जैसे हमारी किडनी है, किडनी से जहाँ से मूत्र वाहिका जुड़ती है तो उसको कहा जाता है हाइलम।
और यदि क्वेश्चन आ जाए कि हमारी मूत्र वाहिका की लंबाई कितनी होती है, तो मूत्र वाहिका की लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी हमारा देखो हेनले का लूप वगैरह वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो हमारे देखो रिनल से आते हैं हमारे इसमें किडनी में आता है, रिनल धमनी के द्वारा हमारे शरीर में आता है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, रक्त है, रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। जो आवश्यक चीज़ें हैं वो रिनल धमनी से आता है, रिनल शिरा के द्वारा वापस चला जाता है शरीर के अंगों तक या हमारे हृदय तक चला जाता है, और हृदय से हमारे फिर से क्या हमारे शरीर के अंगों तक पंप कर दिया जाता है। और यहाँ किसके द्वारा आता है, यहाँ आता है रिनल धमनी के द्वारा, और रिनल धमनी यहाँ लेकर आती है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो फिल्टर होकर जो आवश्यक है वो तो रिनल शिरा द्वारा क्या होता है वापस चला जाता है, लेकिन जो अनावश्यक है उसके द्वारा वहाँ क्या होता है, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से आकर हमारा मूत्र है वो यहाँ आ जाता है मूत्रवाही के द्वारा हमारा आ जाता है मूत्राशय में क्या अगर आकर क्या हो जाता है, एकटा हो जाता है। अब यहाँ एकटा हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कब फीलिंग होती है, हमें कब महसूस होता है कि अब हमें है मूत्र का त्याग करना चाहिए, यानी ये हमें कब फीलिंग आती है। तो ये बात करें तो दोस्तों हमें जब फीलिंग आती है जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में या मूत्राशय में जब 800 ml, यदि पुरुषों की बात करें पुरुषों में यदि 800 ml ब्लड है, 800 ml यूरिन यानी मूत्र है, वो इकट्ठा हो जाए तो हमें यह महसूस होने लगता है कि अब हमें क्या हुआ, मूत्र का त्याग करना चाहिए। यानी 800 ml हमारे मूत्राशय में मूत्र है, इकट्ठा होने पर हमें फीलिंग आती है। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में क्या है, जो 500 ml है, 500 ml मूत्र है, वो एक तरह एकत्रित हो जाए तब फीलिंग आती है कि मूत्र का त्याग करना चाहिए है। और प्रतिदिन बात करें तो 5 से 6 लीटर है, वो हम एवरेज है, प्रतिदिन है 5 से 6 लीटर मूत्र का हम त्याग करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें, देखो अब मूत्राशय के बाद में कहाँ आता है, मूत्राशय के बाद में आता है हमारा मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, मूत्र मार्ग को जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूरेथ्रा। और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या हो जाता है, हमारे मूत्र का त्याग कर दिया जाता है, टू गिव अप ओवर यूरिन, यानी हमारे मूत्र का त्याग है वो यूरेथ्रा द्वारा त्याग दिया जाता है। अब दोस्तों यूरेथ्रा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। यदि दोस्तों बात करें, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारे मूत्र मार्ग की पुरुषों में लंबाई कितनी होती है, मूत्र मार्ग की लंबाई पुरुषों में। तो ये बात करें दोस्तों पुरुषों की, तो पुरुषों में होता है 10 सेंटीमीटर, यानी मूत्र मार्ग की लंबाई है पुरुषों में होती है 10 सेंटीमीटर। और बात करें फीमेल की या मादाओं की, तो इनमें मूत्र मार्ग की लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है मूत्र मार्ग की लंबाई। यदि बात करें पुरुष के मूत्र मार्ग की लंबाई तो वो होती है 10 सेंटीमीटर, और महिलाओं के मूत्र मार्ग की बात करें तो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये दोस्तों हमारा हो गया मूत्र मार्ग से कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे थे उनको भी एक बार हमने देख लिया। और उसके बाद में हमारा रहेगा कि हेनले का लूप वगैरह वो रहेगा। तो देखो मूत्र मार्ग में दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। मूत्र मार्ग में किडनी के बारे में हमने देखा था। किडनी क्या करता है, देखो बात करें किडनी के कार्य की, तो देखिए किडनी का कार्य क्या है। तो इससे पहले क्या होगा, हमें एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। देखो किडनी क्या होती है, एक पैर में पाई जाती है। और बात करें किडनी की, तो किडनी का वेट होता है इसका 170 ग्राम पर किडनी। एवरेज माना जाता है एक किडनी का 170 ग्राम है, वो भार माना जाता है। किडनी का भार माना जाता है, वो माना जाता है एवरेज 170 ग्राम है किडनी का भार माना जाता है। और अब दोस्तों देखो बात करें इसकी ये पाई कहाँ जाती है, तो ये हमारे पाई जाती है उदर गुहा के पीछे। और यह हमारे देखो ये किडनी है हमारे पीछे है, वो बैकबोन है। बैकबोन के क्या होती है, बैकबोन के दोनों साइड में पाई जाती है। बैकबोन के दोनों साइड पाई जाती है।
और इसकी ये लोकेशन है बैकबोन के दोनों साइड। और रीढ़ की हड्डी है, आप जानते होंगे बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पीछे उसके आसपास में पाई जाती है। देखो किडनी होती है हमारे शरीर में एक पैर, यानी 2 किडनियाँ होती है, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। देखो, और किडनी के अंदर है वो पाई जाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, वो है किडनी की है नेफ्रॉन है। यानी जो मुख्य कार्य करती है किडनी का, जो मुख्य कार्य करती है वो क्या है? नेफ्रॉन ही है। नेफ्रॉन के द्वारा ही हमारे रक्त का फिल्ट्रेशन वगैरह नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। देखो किडनी 2 पैर बोलते हैं, और किडनी का देखो क्वेश्चन ये बनता है कि किडनी का परिधीय भाग क्या कहलाता है? किडनी का परिधीय भाग, तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है किडनी का परिधीय भाग क्या कहलाता है। तो हमें ये क्वेश्चन आता है कि किडनी का परिधीय भाग क्या कहलाता है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है कोर्टेक्स। हमें क्या करना है? कोर्टेक्स। और बात आ जाए किडनी के मध्य भाग की, तो किडनी का मध्य भाग कहलाता है मेडुला। मेडुला, और अपने जस्ट पहले देख लेता है मेडुला ओब्लांगेटा है क्या आता है? मस्तिष्क में आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है। और मेडुला होता है किडनी का मध्य भाग। और क्वेश्चन यह जाए कि जहाँ से मूत्रवाहिका किडनी से जुड़ती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, या उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइलम कहा जाता है। और यदि बात करें मूत्रवाहिका की लंबाई हो जाती है 25 सेंटीमीटर, और मूत्रवाहिका के बाद में क्या आता है? मूत्राशय में आ जाता है, और मूत्राशय में आकर क्या होता है? एकटाप हो जाता है। और एकटा हो जाने पर 800 ml जो पुरुषों में एकटा हो जाता है, तो हमें मूत्र त्याग की फीलिंग होने लगती है। और महिलाओं में बात करें तो 500 ml एकटा होने पर मूत्र त्याग की फीलिंग होने लगती है। और उसके बाद में हमारा मूत्र आता है, वो आता है मूत्राशय में, यानी यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है? हमारा मूत्र है त्याग दिया जाता है। अब दोस्तों बात करें हम इसकी किडनी की या वक्र के कार्य की, तो देखो किडनी के 3-4 कार्य होते हैं। देखो पहले कार्य की बात करें तो ये क्या करती है? छानने का काम करती है। छानने का कार्य करती है। किडनी किसका कार्य करती है? छानने का। देखो एक बार थोड़ा इरेज कर लेते हैं। किडनी का क्या कार्य रहता है? देखो दोस्तों, पहला कार्य किडनी का कार्य है वो है छानना। पहला किडनी का कार्य है वो है छानना। अब देखो किस प्रकार होते हैं। देखो दोस्तों, हम जैसे घर पर चाय वगैरह बनाते हैं, तो देखो चाय में चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती को हम क्या करते हैं? अशुद्ध मानते हैं। कैसे? कि जैसे हम चाय पीते हैं, तो हम चाय पत्तियों को साथ में थोड़ी ना पीते हैं, उसको चाय पत्तियों को अलग करते हैं, जो उससे बना हुआ द्रव है उससे क्या होते हैं? हम ग्रहण करते हैं। देखिए अब देखो, जो चाय हमने जो अभी बनाई है उसको क्या कहते हैं? हम छन्नी द्वारा छान देते हैं। छान कर फिर क्या होता है? उसे हम पीने लायक बनाते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। अब देखिए हमें क्या ज़रूरत होगी? एक तो देखो छन्नी की ज़रूरत होती है उसको छानने के लिए। किसकी ज़रूरत है? एक तो छन्नी की, और छन्नी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके जस्ट नीचे क्या होता है? एक प्याले की ज़रूरत होती है। प्याले की ज़रूरत होती है। तो प्याले में क्या होता है? प्याले में या प्याले की या कप की, यानी छन्नी के द्वारा तो हम छानते हैं, और प्याले में जब अंदर डालते हैं तो उसमें प्याले में या कप में डालते हैं। तो देखो हमें क्या होगी? एक छन्नी की ज़रूरत होती है। तो देखिए पहला किडनी का कार्य है वो है छानना। तो अब देखो हम देखते हैं कि ये किसको छानता है, छानता किसको है? तो देखो ये छानता है दोस्तों हमारे रक्त में से अनावश्यक पदार्थों को, यानी हमारे रक्त में जो अनावश्यक पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उनको क्या करता है? उनको त्यागता है, या उनको छानता है। कौन छानता है? किडनी किसको छानती है? रक्त में से अनावश्यक पदार्थों को छानती है। अब दोस्तों आगे बात करें हम, तो देखिए किडनी का क्या कार्य था? किडनी का कार्य था रक्त को छानने का, रक्त में से अनावश्यक पदार्थों का छानने का। अब यहाँ पर हमने बात करी थी कि देखो हम चाय को
छानते हैं तो किस किस के पदार्थ की ज़रूरत होती है? एक तो छन्नी की और एक प्याले नुमा कप की। अब देखिए छलनी, तो देखो बात करें तो छलनी की या छन्नी बात करें तो देखो हमारे रक्त को कौन छानते हैं? तो हमारे रक्त को छानते हैं, वो छानते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस का काम है हमारे रक्त का छानना, यानी जो हम चाय में छन्नी के रूप में कार्य करते हैं। हमारा छलनी का जो कार्य है, छलनी का क्या कार्य है? जो छलनी का कार्य है वो अशुद्धियों को छानना। वो क्या करते हैं? हमारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को छानने का काम करती है, वो करता है हमारा ग्लोमेरुलस जो किडनी में पाया जाता है। और बात करें प्यालेनुमा कप की, देखिए प्यालेनुमा कप की, यानी जिसमें क्या होता है वो एकत्रित क्या बात करें, जैसे उसमें क्या, हाँ एकत्रित बात कर सकते हैं, यानी छन्ने के बाद किस में जाता है? तो हमारा देखो छन्ने के बाद में हमारा रक्त छन्ने के बाद में जाता है, वो जाता है बोमेन संपुट में जाता है। और ये दोस्तों देख लिया हमने कि हमारी किडनी का पहला कार्य था छानने का, फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन का देखो, फिल्ट्रेशन में हमने बात की थी, देखो पहले चाय की बात कर रहे हैं, तो चाय में हमने क्या छानने के लिए एक छन्नी की जरूरत होगी और एक प्यालेनुमा कप की जरूरत होगी। तो देखिए छन्नी के द्वारा क्या है, अशुद्धियों को छान सकते हैं और प्यालेनुमा कप में क्या होता है, एकत्रित कर सकते हैं, या उसके बाद में हम जो पीने लायक बना सकते हैं उसे। उसी प्रकार से क्या है हमारे रक्त में जो छन्नी के रूप में काम करता है, वो काम करता है ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस है हमारे रक्त में से क्या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक्करण करता है, ठीक है। उसके बाद में कप के रूप में काम करें तो वो काम करता है बोमेन संपुट है, वो किसका कार्य करता है? बोमेन संपुट काम करता है कप के रूप में कार्य करता है। आगे देखो दोस्तों, हमारा पहला कार्य छानने का। दूसरा कार्य बात करें किडनी का, तो क्या करता है? पुनः अवशोषण। देखो अवशोषण करता है। पुनः अवशोषण कैसे है? देखो हमारे मूत्र में किस किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, किस किस प्रकार के यौगिक होते हैं। तो देखो हमारे मूत्र में यौगिक होते हैं, वो होते हैं, देखो 95% को क्या होता है? 95% होता है वाटर, यानी हमारे रक्त के यौगिकों की बात करें तो 95% क्या होता है? जल होता है। 95% क्या होता है? जल हो जाता है। और 2.6% की बात करें, 2.6% होती है, वो होती है हमारे मूत्र में यूरिया। और 2.6 हो गई, और 1.4 के लगभग होता है, वो होता है जैसे 95, और ये हो जाएगा हमारा 96, 7, 8 और 99। हाँ, ये हो जाएगा हमारा यूरिक अम्ल। ये हो जाएगा दोस्तों। देखो 95% में क्या हो जाएगा? 95% में हो जाएगा हमारा जल, 95% हो जाएगा जल। और 2.6% हमारे मूत्र में यूरिया हो जाती है, 1.4 हो जाती है यूरिक अम्ल। कितना होगा दोस्तों? 95 और ये 96 और 7, 8, 99 और 1% के लगभग होता है हमारा क्रिएटिनिन मान सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे मूत्र में यौगिक पाए जाते हैं, यानी इस प्रकार का जो यौगिक है हमारे मूत्र में होता है। अब दोस्तों बात करें, देखो पुनः अवशोषण की बात करें तो देखिए हमारे किडनी के द्वारा क्या होता है? किडनी में होता है हेनले का लूप होता है, जो अब हम थोड़ा आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए उसमें क्या होता है? हेनले का लूप। तो हेनले के लूप में क्या होता है? हेनले के लूप में होता है पानी, देखो हमारी जो किडनी है वो फिल्टर करती है। तो देखो फिल्टर तो कर देती है, जो बड़े पदार्थ है उनका फिल्टर कर देती है, उनका फिल्टर तो कर देती है। देखो जैसे हम छलनी से छानते हैं तो कुछ एक पदार्थ क्या हो जाते हैं, कुछ एक पदार्थ है जो अशुद्ध पदार्थ भी इसमें आ जाते हैं, तो उनका क्या होता है, कुछ शुद्ध पदार्थ भी आ जाते हैं, तो उनका क्या होगा? देखिए अब देखो हमारे रक्त में हमारा मूत्र है, मूत्र के साथ क्या होता है? मूत्र के साथ कुछ पानी की मात्रा या कुछ ग्लूकोज, और ये भी क्या हो जाती है? ये भी उसके साथ में आ जाते हैं। तो उनका क्या होता है? फिर से अवशोषण होता है, यानी रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब कैसे होता है? जैसे कुछ ग्लूकोज की मात्रा आ गई, तो ग्लूकोज तो
आप जानते होंगे ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज जो साथ में आ गया है, ग्लूकोज साथ में आ गया है, तो ग्लूकोज का क्या होगा, हमारे किडनी के द्वारा क्या होगा, पुनः अवशोषण किया जाएगा। पुनः अवशोषण किस में किया जाएगा, देखो आगे पढ़ेंगे, हेनले के लूप में होगा, पुनः अवशोषण होगा, पुनः अवशोषण होगा। और उसके बाद में पुनः अवशोषण होगा। पुनः अवशोषण में दोस्तों बात करें तो देखो, पुनः अवशोषण में होता है तीन प्रकार की वो पाई जाती है। देखो 3 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। देखो पहला होता है समीपस्थ, दूसरा होता है दूरस्थ, और तीसरा होता है हेनले का लूप। अब देखिए हमारा ये इसका अवशोषण होता कहाँ है, पानी का अवशोषण है वो होता कहाँ होता है, पानी का या कुछ उसमें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो उनका अवशोषण होता है, वो होता है एक तो समीपस्थ, यानी जिसको PCT बोला जाता है, PCT, और दूरस्थ को बोला जाता है DCT, और हेनले का लूप। ये 3 प्रकार के होते हैं जिसमें क्या होता है, पुनः अवशोषण हमारे पानी का भी हो सकता है, और कुछ रक्त में से या पानी में से कुछ जो यौगिक है, वो जो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उनका क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, अवशोषण हो जाएगा। और तीसरा बात करें तो वो क्या होता है, संग्रहण। किडनी के तीसरा कार्य की बात करें तो स्टोर किसको स्टोर करता है, किडनी स्टोर करती है, मूत्र को स्टोर करती है। देखो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में क्या होता है, मूत्र का संग्रहण हो जाता है। तो ये दोस्तों हमने आज तक देख लिया। अब जस्ट आगे हम पढ़ेंगे हेनले का लूप क्या होता है और क्या उसकी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से वो हमारे रक्त को है पृथक्करण या फिल्ट्रेशन करता है। तो देखिए एक बार बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा था किडनी या वृक्क के जो कार्य के बारे में देखा था। कार्य के बारे में क्या था, किडनी के कार्य क्या थे, 3 कार्य थे। पहला था फिल्ट्रेशन, पहला किडनी का कार्य था फिल्ट्रेशन, यानी पृथक्करण करना। और पृथक्करण जैसे बात करें दोस्तों, देखो एक छलनी के रूप में क्या कार्य करता है, छलनी के रूप में हमारा कार्य करता था ग्लोमेरुलस, यानी फिल्ट्रेशन के रूप में, छलनी के रूप में ग्लोमेरुलस है। और यदि बात करें प्यालनुमा संरचना के रूप में या किसके द्वारा आगे जाता है, तो उसकी बात करें तो वो हमारा हो जाएगा संपुट, बोमेन संपुट। और दूसरा किडनी का कार्य था हमारे किडनी का कार्य क्या था, वो क्या था, पुनः अवशोषण, यानी रीअब्जॉर्ब ही पुनः अवशोषण था। तो पुनः अवशोषण क्या था, इसमें 3 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। दो पहला था दूरस्थ और समीपस्थ, और एक था हेनले का लूप। ये 3 प्रकार के PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले, ये 3 प्रकार के क्या थे, 3 प्रकार के अंग थे। और उसके बाद में क्या था, किडनी का कार्य था वो था संग्रहण, स्टोरेज करना। तो दोस्तों हमने जो हेनले के लूप और फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा, तो वो दोस्तों हम कल करेंगे। आज के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, और कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।